Assalamu alaikum. Good morning, guys. Today we are going to start our new lecture. It is lecture number 30 of English grammar. And in English grammar आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में हम लोग अपने जो रिमेनिंग टॉपिक हैं, जो सपोर्टिव टॉपिक हैं इंग्लिश ग्रामर में, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम इंग्लिश की 4 स्टेजेस कंप्लीट कर चुके हैं और उन चारों का ताल्लुक जो था पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड डायरेक्शंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि ये चारों स्टेजेस के जो लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में वो अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। अब हम चूँकि लेक्चर नंबर 29 से ऑनवर्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे जो सपोर्टिव टॉपिक्स हैं ग्रामर के। सो दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर, आई मीन टू से लेक्चर नंबर 30। सपोर्टिव टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जो लेक्चर नंबर 21 के स्टार्ट में मैंने आपको एक कंटेंट लिस्ट बताई थी कि हम ये सपोर्टिव टॉपिक, वो तकरीबन 25 थे जो हमने डिस्कस करने थे। तो उसमें से जो फर्स्ट 8 टॉपिक है वो हम लेक्चर नंबर 29 में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम टॉपिक नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं और ये है प्रेडिकेट, PREDICAT, प्रेडिकेट। ये आप स्लाइड पे भी देख सकते हैं। द पार्ट इन विच समथिंग इज said about the subject. This part is called the predicate of the sentence. For example, Jahangir read books. Jahangir read books. अब देखें इस सेंटेंस में जहांगीर जो है वो तो सब्जेक्ट है, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन जहांगीर के अलावा जो रीड बुक्स वाला है ये हमारा प्रेडिकेट है। मींस प्रेडिकेट इंग्लिश के सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो कि सब्जेक्ट के बाद शुरू होता है। सिंपल। नंबर 10 पे हम बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। A direct object relates directly to the verb. एक जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ डायरेक्ट रिलेट करता है। नंबर 11, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। An indirect object is a noun or pronoun relates indirectly to the verb. For example, Anita has given us her new dress. यहाँ पे जो हर न्यू ड्रेस है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो अस है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पे आएंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज द वर्ड विच रिसीव्स एक्शन इन द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट वो इंग्लिश का वर्ड होता है जो कि फ़िक्र में एक्शन रिसीव कर होता है। हमारा जो सेंटेंस होता है वो 3 हिस्सों पे डिवाइड करता है, 3 हिस्सों पे डिपेंड करता है जो इसका स्ट्रक्चर ऑफ जो सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला जिसको हम डूअर कहते हैं, वर्ब काम को कहते हैं जिसे एक्शन फेल कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाए, मीन्स एनी वर्ड विच रिसीव्स एक्शन। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है कि जो वर्ब है, जो ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्ट ताल्लुक वर्ब से होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कि जनाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ इनडायरेक्ट अलहदा से मौजूद है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है अस वाली। नंबर 12 पे है सफिक्सेस, SUFFIXES, suffixes. A suffix is a letter or group of letter. Suffix जो है वो या तो लेटर है या ग्रुप ऑफ लेटर है। Added to the end of a word
टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, यानी कि इंग्लिश के किसी नए वर्ड को बनाने के लिए सफिक्स या तो एक लेटर होगा या ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा जो कि किसी इंग्लिश वर्ड के एंड पे आएगा और एक नया वर्ड मीनिंग निकलेगा, बन जाएगा. एंड मोस्टली the meanings are also different from the original word. For example, full, helpful. जैसे help है, अगर help के बाद full लगा दें वो बनेगा helpful, तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाएगा. full हमारा सफिक्स है. केयर है तो फिर केयरनेस हो सकता है, केयरलेस हो सकता है. ब्यूटी है तो ब्यूटीफुल हो सकता है. नंबर 13 पे हमारे पास है प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस. अब प्रीफिक्स क्या है? लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है. प्री का मतलब होता है पहले, बिफोर, और फिक्स का मतलब है, फिक्स का मतलब होता है टू अटैच, लगाना, पहले लगाना. ये एक ऐसा लेटर है या ग्रुप ऑफ लेटर है, मतलब एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं. अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, यानी कि किसी वर्ड के शुरू में इसको ऐड किया जाता है और इस तरीके से एक नया वर्ड बनता है. एंड मीनिंग्स आर आल्सो डिफरेंट, और मीनिंग हमेशा डिफरेंट होते हैं जो ओरिजिनल वर्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल अन, इन या इम, डिस, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं. फॉर एग्जाम्पल काइंड होगा तो अनकाइंड हो सकता है, सक्सेसफुल है अनसक्सेसफुल हो सकता है, कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट हो सकता है, चार्ज है तो डिस्चार्ज हो सकता है. मीन्स प्रीफिक्स जब भी किसी इंग्लिश वर्ड से पहले आएगा वो उसका मीनिंग अपोजिट कर देगा, उल्टा कर देगा, डिफरेंट कर देगा, चेंज कर देगा. नंबर 14 पे हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. ये थोड़ी देर पहले मैं जिसकी बात कर रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में तीन चीज़ें हैं, मतलब जिस स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हमारा इंग्लिश का सेंटेंस बनता है उसमें तीन चीज़ें हैं. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जिसे कहा जाता है SVO. और ये मैं आपके साथ काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी कि सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब एक्शन को कहते हैं, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हुआ जाए उसे कहा जाता है. फाइल, फेल, मफूल, ये सीक्वेंस बनता है ना. फॉर एग्जांपल आई राइट अ लेटर. आई क्या है? सब्जेक्ट है. राइट हमारा वर्ब है. लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है. या हम कहते हैं अली प्लेज क्रिकेट. अली क्या है? सब्जेक्ट है. प्लेज हमारा वर्ब है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है. अगर मैं आपको ऑब्जेक्ट की एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं कहता हूँ आई किल्ड द स्नेक. आई सब्जेक्ट है, किल्ड हमारा वर्ब है, स्नेक हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्नेक एक ऐसा ऑब्जेक्ट है विच रिसीव्स द एक्शन ऑफ किलिंग. नंबर 15 पे हम बात करते हैं नंबर 15 पे जो हमारा टॉपिक है हम उसकी बात करते हैं फ्रेज. ये हमने पहले थोड़ा शॉर्टली डिस्कस किया था, अब हम इसको थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड which make sense but does not complete sentence. For example, in the room, on the chair. In the room, on the chair, ये सारे क्या हैं? ये हमारे in the room, on the chair, ये हमारे सारे phrases हैं. समझ तो आ रहा है लेकिन complete sentence नहीं बन रहा. complete sentence कैसे बनेगा? वो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको structure of sentence बताया, वो सारा हमारा उससे complete sentence बनता है. There are 3 types of phrases. phrases की 3 types होती हैं. नंबर 1 पे है नाउन फ्रेज, दूसरे नंबर पे एडजेक्टिव फ्रेज,
तीसरे नंबर पे वर्ब फ्रेज। इन तीनों फ्रेजेस की जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे दी गई है, वो मैं बताता हूं आपको। नाउन फ्रेज नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्रेज वर्क्स एज अ नाउन। ये जो फ्रेज की टाइप है ये एज अ नाउन काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू मॉस्क्स टू रिसाइट होली कुरान। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। दिस टाइप ऑफ फ्रेज रिप्रेजेंट्स फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का फंक्शन रिप्रेजेंट करता है ये जो फ्रेज है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेबर इज अ मैन विद स्ट्रेंज हैबिट्स। अब देखें इसमें मैन विद स्ट्रेंज हैबिट्स जो है, मैन विद स्ट्रेंज हैबिट्स, ये हमारा है एडजेक्टिव फ्रेज। वो जो हमने नाउन फ्रेज की बात की थी, टू रिसाइट द होली कुरान। होली कुरान, अगर होली का मीनिंग देखा जाए मुकद्दस, वो अलहदा है, कुरान अलहदा से एक नाउन है, लेकिन जब होली कुरान आ गया है तो फिर नाउन फ्रेज बन गया। इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज में मैन विद स्ट्रेंज हैबिट्स एडजेक्टिव फ्रेज है, कि आदमी तो है लेकिन जो स्ट्रेंज हैबिट्स है वो उसकी क्वालिटीज है, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज की। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब। ये वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि एडवर्ब का फंक्शन करता है इन अ सेंटेंस। इट इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज। इस वजह से इसको एडवर्ब फ्रेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्ड इन सऊदी अरेबिया once upon a time. He lived in Saudi Arabia once upon a time. Adverb phrase. सऊदी अरेबिया के साथ once upon a time, ये सारा हमारा एडवर्ब फ्रेज है। अब वर्ब फ्रेज क्या है? वर्ब फ्रेज इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स बोथ द वर्ब, ईदर आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास वर्ब फ्रेज और इसकी जो टाइप्स थी उनके हवाले से थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग थी एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट हम नंबर 16 पे देखते हैं। टॉपिक नंबर 16 है हमारा फ्रेजल वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडर्न टॉपिक है फ्रेजल वर्ब का, और इसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए वो कम होती है, ये मैं समझता हूँ। फ्रेजल वर्ब स्लाइड पे आप देख सकते हैं। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। When verb and preposition are coming together, जब भी किसी वर्ब के साथ फॉरन प्रीपोजिशन आ जाए, एक सेंटेंस में दोनों इकट्ठे आ जाएं, then they will be known as phrasal verb। तो इस कंडीशन को फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। प्रीपोजिशन आ जाए वर्ब के फौरन बाद। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, हाउ डिड दिस कम अबाउट, क्वेश्चन मार्क। अब देखें ये जो कम अबाउट है, कम अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग है हैपन, वाक़ होना। अगर कम को देखा जाए, कम का मतलब तो आना होता है, अबाउट का मतलब तो मुतल्लिक होता है, लेकिन चूंकि कम वर्ब है और अबाउट प्रीपोजिशन है तो जहन में रखें कम के बाद हमेशा अबाउट ही आएगा। कम के बाद हमेशा अबाउट ही आएगा, और जब कम के बाद अबाउट आएगा तो इसका जो मीनिंग है वो फिर बन जाएगा हैपन, किसी चीज़ का वाक़ होना। एग्जाम्पल नंबर 2, वी लुक्ड एट द मेन्यू। अब देखें लुक्ड और एट दोनों का मीनिंग डिफरेंट अगर इनको अलग-अलग यूज़ किया जाए, लेकिन जैसे ही एट जो प्रीपोजिशन है वो हमारा जो वर्ब है लुक्ड उसके बाद आएगा तो इसका जो मीनिंग है फ़ौरन चेंज हो जाएगा। मतलब वो जो हम कहते हैं सॉ देखना, सी सा सीन सीइंग, है ना, देखना की फोर्थ फॉर्म सी सा सीन सीइंग। तो चूंकि लुक्ड एट, लुक्ड सेकंड फॉर्म था, इस वजह से वो जो फ्रेजल वर्ब है हमारा लुक्ड एट,
इसमें लुक्ड की जगह पे, लुक्ड एट की जगह पे हमारा जो बनेगा वो सा बनेगा, सी की सेकंड फॉर्म। तो लुक्ड एट का मतलब है सा, देखना। एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 या इसके लिए मैं ज़रूर आपको एक चीज़, या फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल नंबर 3 भी मेरे माइंड में आ गई है। एक है हमारे पास सर्कुलेट इन। सर्कुलेट इन मीन्स प्रोमलगेट, किसी चीज़ को शाया करना, पब्लिश करना। फ्रेजल वर्ब का जो टॉपिक है, इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट कर देता हूँ। मैंने आपको कहा है कि जितना ज़्यादा फ्रेजल वर्ब को पढ़ेंगे, आप यूँ समझें कि आपने कम पढ़ा है, बिकॉज फ्रेजल वर्ब को सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसका तरीका ये है कि आप गूगल पे जो फ्रेजल वर्ब ऑलरेडी बने हुए पड़े हुए हैं उनको उठाएं और उनके अपने पास एक लिस्ट तैयार करें। कम से कम 50 फ्रेजल वर्ब आपके पास तैयार होनी चाहिए। मॉडर्न फ्रेजल वर्ब बुक्स से भी मिल सकते हैं, आपको मार्केट से इसकी बुक्स भी मिल जाती है प्रिंटरशिप में, वो भी ले। जितना ज़्यादा इसको रीड करेंगे, अपना नॉलेज इंक्रीज़ करेंगे, समझें ये कम है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और इंग्लिश लैंग्वेज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। नंबर 17 पे है एडवर्बियल फ्रेज़। ये अलहदा से एक टॉपिक है, उसमें टाइप्स ऑफ फ्रेज़ में मैंने डिस्कस ज़रूर किया, लेकिन हम इसको अलहदा से भी ज़रा देखना चाहेंगे। एडवर्बियल फ्रेज़ इज़ अ टर्म फॉर 2 और मोर वर्ड्स। ये एक ऐसी टर्म है जो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज के लिए यूज़ की जाती है ना। विच प्ले द रोल ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, जो कि किसी सेंटेंस में एडवर्ब का ही फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, I will sit quietly. I will sit quietly. ये जो sit है ये तो वर्ब है, जो quietly है वो हमारा एडवर्ब है। sit quietly हमारा एडवर्बियल फ्रेज है। अच्छा, अब देखें, अगर इसी सिट क्वाइटली को मैं मज़ीद एडवर्बियल फ्रेज में मज़ीद कन्वर्ट करूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना, आई विल सिट इन साइलेंस। 3 वर्ड हो गए हैं, पहले 2 थे अब 3 हो गए। ये हमारा एक्चुअल एडवर्बियल फ्रेज है, सिट इन साइलेंस। क्योंकि फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट डज नॉट कंप्लीट सेंटेंस। सिट इन साइलेंस हमारा फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है? एडवर्बियल फ्रेज है। उसकी वजह यह है हम सीट पे ही बैठने पे जोर दे रहे हैं। कैसे बैठना है? खामोशी से बैठना। बैठना तो है, खामोशी से बैठना है। इस वजह से एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज बनेगा। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। आई विल सिट लाइक अ मंक मेडिटेट्स। ये भी एडवर्बियल क्लॉज है। नंबर 18 पे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की। ईच इज ए वे ऑफ सीइंग द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एज एन इंडिविजुअल। डिस्ट्रीब्यूटिव वो वर्ड होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करे। अब देखिए जरा, ईच इज अ वे ऑफ सीइंग द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल। एक ग्रुप बनता है किसी ना किसी इंडिविजुअल के कॉम्बिनेशन से। हर इंडिविजुअल को अलहदा देखने के लिए हम ईच यूज करते हैं। वाइल एवरी अ वे ऑफ सीइंग अ ग्रुप एज अ सीरीज ऑफ मेंबर्स, यानी कि ग्रुप के हर मेंबर को देखा जाता है लेकिन एज अ सीरीज ऑफ मेंबर देखा जाता है। ये 2 डिस्ट्रीब्यूटिव हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ईच और एवरी। और ये दोनों जो हैं ये हमेशा काउंटेबल नाउन में ही यूज किए जाते हैं, ईच और एवरी।
ज़्यादातर ईच और एवरी जो है सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होते हैं। और ये भी जहन में रखें, ईच और एवरी हमेशा नाउन से पहले सेट किए जाते हैं, प्लेस किए जाते हैं। कई केसेस में इनको इंटरचेंज भी किया जा सकता है। अब 19 पे हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। ईच जो है वो यूज़ किया जाता है इंडिविजुअल बंदे के लिए, इंडिविजुअल पर्सन के लिए। ईच इज यूज फॉर इंडिविजुअल पर्सन और आइटम, एंड द फोकस इज ऑन इंडिविजुअल नॉट द ग्रुप। ग्रुप पे फोकस नहीं होता, इंडिविजुअल पे होता है। एवरी इज ऑल्सो यूज फॉर द इंडिविजुअल। एवरी इंडिविजुअल पे तो यूज होता है, although the focus is shifted to the group। अगरचे जो फोकस होता है वो ग्रुप पे होता है। ईच और एवरी का जो है ना, जो मीनिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटिव के सेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ग्रुप से अगर मुखातिब होते हैं तो हम देखें, ज़रा समझना है आपने डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी को, कॉन्सेप्चुअली ज़रा चीज़ों को देखते हैं। एक ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट हैं, हम ये कहते हैं ईच ऑफ यू कैन वर्क। ईच ऑफ यू कैन वर्क। अब यू से मुराद पूरा ग्रुप है, लेकिन ग्रुप पे फोकस नहीं है। ग्रुप के अंदर जो बंदे हमें सुन रहे होते हैं, इंडिविजुअली हर बंदे को, यानी कि फोकस ऑफ स्पीकिंग बंदे हैं, ग्रुप नहीं है। बेशक वो ग्रुप में ठहरे हैं, लेकिन फोकस ऑफ स्पीकिंग ग्रुप के अंदर मौजूद जो बंदे हैं उनको इंडिविजुअली मुखातिब किया जा रहा है। ईच ऑफ यू कैन वर्क, इसमें आप इशारा भी कर सकते हैं, हाथ से नहीं भी करें, बट आप ग्रुप के अंदर मौजूद जो बंदे हैं उनको फोकस करते हुए ईच ऑफ यू कैन वर्क ये वाला एड्रेस करते हैं। अब इसी तरह मैं आपको एवरी की एक एग्जांपल देता हूं, इसको भी आपने समझना है। एवरी इंडिविजुअल इन द ग्रुप वाज इंजर्ड। एवरी इंडिविजुअल इन द ग्रुप वाज इंजर्ड। ग्रुप में मौजूद हर इंडिविजुअल जख्मी था। यहां पे जो फोकस ऑफ स्पीकिंग है वो ग्रुप है, बंदे नहीं है। एवरी इंडिविजुअल, ग्रुप के अंदर मौजूद हर बंदा, यानी कि हम किसी और को बता रहे हैं, ये फर्क है। पूरे ग्रुप को जब हम हाईलाइट करेंगे तो फिर एवरी इंडिविजुअल, ग्रुप के अंदर मौजूद एक इंडिविजुअल को हाईलाइट करेंगे तो ईच इंडिविजुअल। और यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान में रखें कि हमारा जो लेक्चर नंबर 30 है वो कंप्लीट हो गया। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, लेक्चर नंबर 31। Thank you very much. If you have any questions, you may ask please in the comment box. You can share your views in the comments, and definitely I will suggest you to like the lecture as well. It's up to you. Thank you.